नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे वर्तमान संकट के बारे में। और इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे और इतिहास को खंगालने की कोशिश करेंगे कि क्या है इन दोनों के बीच में कॉमन और क्या है इन दोनों के बीच में अंतर्विरोध का कारण। यूक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जो भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में रोमानिया और मोल्दोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है। कीव यूक्रेन की राजधानी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप का दूसरा बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से यह यूरोप में 8वें स्थान पर आता है। यूक्रेन क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 46वां सबसे बड़ा देश है और यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा। इसे दुनिया के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में माना जाता है और यह पाव की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है। 1991 से पहले यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के बाद यूरोप के पूर्वी भाग में काफ़ी उथल पुथल रहा और बहुत सारे आसपास के देश स्वेच्छा से समाजवादी सोवियत यूनियन में शामिल हुए। उनमें यूक्रेन भी शामिल था। लेनिन और स्टालिन के कुशल नेतृत्व में यूएसएसआर ने ज्ञान विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, अंतरिक्ष तकनीक, परमाणु तकनीक तथा विज्ञान के क्षेत्र में बेमिसाल सफलता हासिल की। यूएसएसआर ने दुनिया के अनेकों पिछड़े देशों की भी मदद की। द्वितीय विश्व युद्ध में स्टालिन के कुशल नेतृत्व में यूएसएसआर की लाल सेना, जो मित्र राष्ट्रों के साथ अलायंस में हिटलर के विश्व पर कब्जा करने के मंसूबे को रोकना चाहते थे, उसे अंततः पराजित कर दिया और दुनिया को नाजीवाद के आतंक से बचा लिया। परंतु 80 के दशक के अंत में यूएसएसआर में पूंजीवादी ताकतों ने सेंध लगा दी और 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और यूक्रेन समेत 15 देशों ने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया और सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक से बाहर आ गए। आज यूक्रेन और रूस आमने सामने हैं। क्या है यूक्रेन का प्राचीन इतिहास? इतिहासकारों का मानना है कि 43,000 से 45,000 बीसी तक यहाँ निएंडरथल मानव के निवास का प्रमाण मोल्दोवा आर्कियोलॉजिकल साइट से मिलता है। यह कहा जाता है कि आधुनिक मानव का निवास यूक्रेन और उसके आसपास के इलाकों में होने का प्रमाण 32,000 बीसी के आसपास का है। 4,500 बीसी के आसपास यूक्रेन में नियोलिथिक कल्चर के विकसित होने के प्रमाण हैं। यूक्रेन में घोड़ों को पालने का और आयरन एज में ज़मीनों को आबाद कर खेती करने का प्रमाण है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यूक्रेन की सभ्यता बहुत पुरानी है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में शहरीकरण और आधुनिकीकरण बढ़ने के दौर में यूक्रेनियन इंटेलिजेंसिया रोमांटिक राष्ट्रवाद की तरफ प्रभावित हो रहा था, जिसने यूक्रेनियन राष्ट्र के पुनर्जन्म का आधार पैदा किया। सर्फ से राष्ट्रीय कवि के रूप में विकसित हुए तारा शेवचेंको, जो बाद में राजनीतिक सिद्धांतकार भी बने, उन्होंने विकसित होते राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के दौरान वहाँ पर विभिन्न राष्ट्रवादी और समाजवादी पार्टियों का प्रभाव समाज में बढ़ने लगा। जब दुनिया में प्रथम विश्व शुरू हुआ तो यूक्रेन एक तरफ सेंट्रल पावर और दूसरी तरफ रशिया के साथ युद्ध में शामिल रहा। प्रथम विश्व युद्ध ने यहाँ के शासकों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और दूसरी तरफ 1917 में रूसी क्रांति के बाद रूस में बोल्शेविक सत्ता के रूप में मजदूर राज कायम हुआ। 22 जनवरी 1918 में यूक्रेन ने पीपल्स रिपब्लिक की घोषणा कर दी और 1922 में सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूनियन का फाउंडर मेंबर यूक्रेन बना। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक सही मायने में एक फेडरल व्यवस्था थी, जिसमें शामिल सभी राष्ट्रों को इस बात की आज़ादी थी कि वे अपनी राष्ट्रीयता के बारे में फैसला खुद ले सकते हैं। यूएसएसआर के संविधान के आर्टिकल 13 के मुताबिक सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक फेडरल स्टेट है
जिसमें यूक्रेनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक समेत कुल 16 गणराज्य उनका हिस्सा थे। और आर्टिकल 17 के मुताबिक इस यूनियन के सभी रिपब्लिक के पास यूएसएसआर से बाहर हो जाने का अधिकार भी हासिल था। यह संविधान दिसंबर 1936 में स्टालिन के नेतृत्व में ड्राफ्ट किया गया और सभी रिपब्लिक के द्वारा मंजूर किया गया। जो लोग स्टालिन को गणतंत्र विरोधी व तानाशाह के रूप में प्रचारित करते हैं, उनकी आंखें खोलने के लिए यूएसएसआर का यह संविधान अपने आप में एक प्रमाण है। स्टालिन के नेतृत्व में बनाए गए इस संविधान में शामिल तमाम गणराज्यों को बराबरी का दर्जा हासिल था और यहाँ तक कि उस यूनियन से बाहर हो जाने का अधिकार भी गणराज्यों के पास था। दुनिया में आज तक यूएसएसआर जैसा कोई भी फेडरल स्टेट धरती पर कायम नहीं हुआ है। सन 1991 में इन्हीं संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर यूक्रेन यूएसएसआर से अलग हुआ और पुनः एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसका विकास यात्रा शुरू हुई। सोवियत यूनियन के विघटन के बाद पश्चिमी देशों का हमला तेज हो गया और पूरी दुनिया में कम्युनिज्म और विचारधाराओं के अंत की घोषणा की जाने लगी। कालांतर में सोवियत यूनियन से अलग हुए राज्यों में अमेरिका और पश्चिमी देशों का प्रभाव बढ़ता गया, यहाँ तक कि दो ध्रुवी दुनिया के दौरान बने नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि साम्राज्यवादियों की एक सैन्य संस्था है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी देशों के सामरिक हितों को साधने के लिए किया गया था। स्टालिन की मृत्यु के बाद रूस में पूंजीवादी ताकतों ने धीरे धीरे जड़ें जमानी शुरू कर दी और मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुरूप समाजवाद को बढ़ाते हुए कम्युनिज्म की तरफ कदम बढ़ाने की बजाय यूएसएसआर एक साम्राज्यवादी देश के रूप में व्यवहार करने लगा, क्योंकि वहाँ पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो चुकी थी। ख्रुश्चेव व ब्रेजनेव के नेतृत्व में समाजवादी मूल्यों को तिलांजलि दी जा चुकी थी। इन्हीं आंतरिक परिस्थितियों की वजह से 90 का दशक आते आते यूएसएसआर में जनता का विद्रोह सतह पर आ गया और दुनिया में कायम हुए सबसे पहले समाजवादी देशों का संघ राज्य विकसित हो गया और पश्चिमी देशों के मंसूबे यह सोचकर कि दुनिया एक ध्रुवीय होगी, विश्व विजेता के रूप में छलांगे मारने लगी। अमेरिका और उसके सहयोगी संगठनों ने अपने आर्थिक हितों का विस्तार तेज कर दिया। राजनीतिक और सामरिक रूप से भी पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिशें तेज कर दी। अपने सामरिक हितों को साधने के लिए यूएसएसआर से अलग हुए गणराज्यों को एक एक कर नेटो की सदस्यता प्रदान की और अपने सैन्य अड्डों का भी पूरी दुनिया में विस्तार किया। इस समय नेटो के दुनिया भर के 80 मुल्कों में 800 सैन्य अड्डे हैं। रशिया, जो आज पूरी तरीके से एक साम्राज्यवादी मंसूबे रखता है, वह अमेरिका की इन चालों से अपनी सुरक्षा के लिए खतरा महसूस करता था और समय समय पर अपने छोटे पड़ोसी मुल्कों पर धौंस जमाता रहता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में 2014 में यूक्रेन पर हमला कर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसी बीच यूक्रेन की सरकार ने नेटो के समक्ष यूक्रेन को भी उसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा, जो रूस को मंजूर नहीं था। रूस यह नहीं चाहता है नेटो उसके दरवाजे तक दस्तक दे दे। रूस अपने साम्राज्यवादी मंसूबों के तहत यूक्रेन के संसाधनों पर कब्जा जमाना चाहता है और यूक्रेन में एक कठपुतली सरकार कायम करना चाहता है। रूस यूक्रेन के अंदर अलगाववादी ताकतों को भी मदद पहुंचाता है और हाल ही में यूक्रेन के 2 इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क, जिसे डोनबास क्षेत्र कहा जाता है, को अलग राज्य के रूप में मान्यता दे दी है। 24 फरवरी 2022 को रूसी सेना ने एक तरफा युद्ध घोषित कर यूक्रेन पर चौतरफा हमला बोल दिया है। इस रूसी हमले के खिलाफ खुद वहां की अमन पसंद जनता सड़कों पर उतर आई है और युद्ध का विरोध कर रही है, क्योंकि वहां की जनता यह अच्छी तरह से जानती है कि युद्धों का परिणाम सिर्फ जनता को ही भुगतना पड़ता है। इस मौके पर साहिर लुधियानवी की लिखी नज़्म की 2 पंक्तियां आपके साथ साझा करती हूँ। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, खून और आग आज बरसेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है।